जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मार्वल का इतिहास हमारा चल रहा है और आज अभय सिंह जो है उसकी हमने कल तक चर्चा कर ली थी। जो खेजड़ली घटना है 1730 की, उसकी चर्चा हमने कर ली थी। और मैंने बता दिया था कि राजरूप का ग्रंथ है जिसको वीर भाड़ ने लिखा है, और उस ग्रंथ के अंदर अभय सिंह ने गुजरात का जो सूबेदार है बुलंद था उसको हराया था। अब हम जो अभय सिंह है उसके टाइम में दरबारी विद्वान है उसकी चर्चा कर लेते हैं। लिख लो, अभय सिंह के दरबारी विद्वान और उनके जो ग्रंथ है उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। तो सबसे पहले तो जो दरबारी विद्वान है वीरभाणी लिख लो, जिसका नाम है वीरभाण। दूसरा है जगजीवन भट्ट, जो अजीत सिंह के समय भी था। जगजीवन भट्ट, ठीक है दोस्तों। जगजीवन भट्ट ये वही है जिसने अजीत तोते ग्रंथ की रचना की थी और अजीत चरित ग्रंथ की रचना की थी। जो अजीत चरित ग्रंथ की रचना एक बालकृष्ण मिश्र ने भी की थी, जो संस्कृत भाषा में की थी। दो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं दो विद्वान और हैं, कर्णिदान और कवि पृथ्वीराज। एक है कर्णिदान और एक और ले लो कवि पृथ्वीराज। ठीक है दोस्तों। तो ये अभय सिंह के दरबार में क्या है, दो चार जो भी है इसके विद्वान है, जो इसको पूछ लिया जाता है कि कर्णिदान कौन से जो राजा है मारवाड़ के उसका दरबारी विद्वान था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर्णिदान की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों को पता होगा, सूरज प्रकाश। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जो अभय सिंह था, दरबारी विद्वान का उसके आगे की हम चर्चा करते हैं कि जो अभय सिंह था, यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो ये अभय सिंह जो था ये राजा बन गया था, और इसका जो भाई था भक्त सिंह, उस भक्त सिंह को क्या कर दिया था, एक जालौर का परगना दे दिया गया था। भक्त सिंह को नागौर का परगना दिया गया था। कहाँ का परगना दिया गया था, नागौर का परगना दिया गया था। लिख लो, नागौर किसको दे दिया गया, भक्त सिंह को। भक्त नहीं है, भक्त है, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, इसका एक पुत्र होता है अभय सिंह का, जिसका नाम होता है राम सिंह। और राम सिंह क्या है, एक परगना होता है जालोर परगना। उस जालोर परगने पर अधिकार को लेकर के राम सिंह और उसके जो चाचा भक्त सिंह, इनके बीच में विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, इनके बीच में विवाद हो जाता है। कौन सा परगना, जालोर परगना। समझ गए दोस्तों। तो जालोर परगने को लेकर के इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। और इस विवाद को क्या कहते हैं, इस विवाद के अंदर आगे चल के युद्ध की संभावनाएं बनती है। वो क्या बनती है कि अभय सिंह के बाद में राजा बन गया कौन, राम सिंह, ठीक है। अब राम सिंह जैसे राजा बनता है तो अब ये दरबार में आता है, दरबार में जाता है, और जो सरदार होते हैं वो सरदार भी दरबार में आते हैं और जाते हैं और बात करते हैं कि महाराज अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो राम सिंह कहते हैं कि तू मुझे सिखाए मत, ठीक है, मैं राजा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तो राम सिंह के गलत व्यवहार के कारण जितने भी सामंत होते हैं, जितने भी सरदार होते हैं, वो राम सिंह का दरबार छोड़ छोड़ करके कहाँ जाने लग जाते हैं, भक्त सिंह के पास चले जाने जाना स्टार्ट कर देते हैं। भक्त सिंह को बढ़िया इज्जत देता है, बढ़िया रेस्पेक्ट देता है। तो जो दरबारी विद्वान है राम सिंह के व्यवहार के कारण दरबार छोड़ करके किसके पास जाके मिल जाते हैं, भक्त सिंह के पास जाके मिल जाता है। तो लिख लो, सरदार किसके पास चले गए, राम सिंह के व्यवहार के कारण सरदार भक्त सिंह के पास चले गए छोड़ छोड़ करके, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जो राम सिंह है ये क्या करता है, सहायता प्राप्त करता है किसकी, जयप्पा
सिंधिया के पास जाकर सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, और राम सिंह अकेला हो जाता है और जालौर परगने को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और जो जालौर परगना है वो कौन ले लेता है, भक्त सिंह ले लेता है। राम सिंह किसके पास जाकर शरण लेता है, मराठों के पास में। और मराठा कौन रहता है उस समय, तो जयप्पा सिंधिया कौन रहता है, जयप्पा सिंधिया के पास जाके ये ले लेता है। राजा कौन बन गया, अब राजा बन जाता है भक्त सिंह। जो राम सिंह है ये किसके पास जाके शरण लेता है, मराठा सरदार। मतलब जालौर परगना को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद होता है और विवाद में छोटा मोटा एक युद्ध हो जाता है और जिसके अंदर राम सिंह हार जाता है और भक्त सिंह जीत जाता है और भक्त सिंह क्या होता है, शासक बन जाता है मारवाड़ का। राम सिंह किसके पास जाके शरण लेता है, मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया। तो राम सिंह का जो शासन है 1749 से 50, एक साल का ही शासन होता है। और इसको गद्दी से हटा करके कौन बैठ जाता है, भक्त सिंह बैठ जाता है। तो भक्त सिंह का जो शासन रहता है वो 1750 से लेकर के 1752 के बीच में रहेगा। तो अब हेडिंग डाल लो भक्त सिंह, ये उतार लो, फिर हेडिंग डाल लो भक्त सिंह, पहले उतार लो उसके बाद भक्त सिंह हेडिंग डाल लो, भक्त सिंह पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो भक्त सिंह है 1750 से 1752 के बीच में शासक बनेगा, कैसे बनेगा सुनना। सबसे पहले जो भक्त सिंह की बात यह है कि इसने जो हुडा सम्मेलन हुआ था उस हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। 1750 के अंदर जो भक्त सिंह और राम सिंह के बीच में युद्ध होता है उसके अंदर जो राम सिंह है वो तो सहायता लेता है किसके पास, जयप्पा सिंधिया के पास में। और जो भक्त सिंह है ये किसकी सहायता लेता है, मराठाई सरदार होता है दूसरा जिसका नाम होता है होलकर, जसवंत राव होलकर ऐसा कुछ नाम है उसका। तो होलकर से मदद लेता है वो, ठीक है, किससे मदद लेता है, भक्त सिंह होलकर से मदद लेता है। और जो 1750 है उस 1750 के अंदर राम सिंह को हरा देता है। और जब राम सिंह को हरा देता है तो राम सिंह क्या करता है, जयपुर आ जाता है। और जयपुर में उस समय शासन किसका रहता है, तो जयपुर में उस समय शासन रहता है माधो सिंह का। किसका शासन रहता है, माधो सिंह का शासन रहता है। तो उसके अंदर जो राम सिंह है उसके पास आगे शरण लेता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज नोट डाउन कर लेते हैं अब कि भक्त सिंह ने हुडा सम्मेलन भाग लिया था। हुडा, किसने भाग लिया उसमें, तो इसने हुडा सम्मेलन में भाग लिया। और 1750 में होलकर से सहायता लेकर के किसको पराजित किया, पराजित करता है ये राम सिंह को। पराजित होने के बाद राम सिंह किसके पास चला जाता है, राम सिंह जयपुर चला जाता है। जयपुर में किसके पास में, जयपुर में शासक तो सिर्फ माधो सिंह। जयपुर में शासक कौन था, माधो सिंह। तो माधो सिंह के पास में जाकर के क्या शरण ले लेता है। तो भक्त सिंह के बारे में ये जानकारी है। अब आगे बात करते हैं हम 1752 के अंदर, 1752 के अंदर राम सिंह जो है ये क्या कर रहा है, मराठों को भड़का देता है। और अजमेर को लेकर के भक्त सिंह और मराठों इन दोनों के मध्य के विवाद हो जाता है। और
उस विवाद में ये जो राम सिंह है वो मराठों का साथ देता है, और फिर जब मराठों का साथ देता है तो जो मराठे और बख्तियार के मध्य युद्ध होता है उसमें कौन जीत जाते हैं? मराठे जीत जाते हैं। और जो अजमेर है, अजमेर पर किसका अधिकार हो जाता है? उस अजमेर पर मराठों का अधिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 1750 में अजमेर पर, अजमेर से लड़ाई होती है। अजमेर मतलब होता है, इसकी जो रीजन होता है बख्तियार वर्सेस मराठा। पर इन मराठों का साथ देता है राम सिंह का देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। चलो तो 52 है तो 50 नहीं है, तो ठीक कर देना 52 है। तो वक्त की वाले इतनी जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ट्राई वर्क करके वक्त की बात का पुत्र है विजय सिंह, वो राजा बनेगा जो 1752 से लेकर के 1793 तक क्या रहेगा राजा रहेगा। विजय सिंह के टाइम पे बढ़िया संघर्ष देखने को मिलेगा। आगे बात। ये दोस्तों अब बात करते हैं आगे की। भक्त सिंह के बाद में जो मारवाड़ का वो कौन बनता है? विजय सिंह। 1752 से लेकर के 1793। उसको माइक लगाना तो मैं भूल ही गया था। आवाज आ रही है अब? चलो, विजय सिंह 1752 से 93 समझ लो। ये विजय सिंह वही है जिसने मारवाड़ के अंदर विजयशाही सिक्के चलाए थे। कौन सिक्के चलाए थे? विजयशाही सिक्के। क्वेश्चन बन जाता है कि विजयशाही सिक्के किसने चलाए? विजय सिंह ने चलाए थे। ठीक है। अब समझना आगे की क्या वारदात होती है। विजय सिंह जैसे ही मारवाड़ का युद्ध बनता है तो इसे मेड़ता के समीप युद्ध करना पड़ता है राम सिंह के साथ में। और जो राम सिंह है उसका सहयोग मराठे कर रहे हैं। दो तीन देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा कर ली है, दो तीन बातें भी हमने कर ली है कि जो राम सिंह है वो जयप्पा सिंधिया से मदद ले रहा है, जयप्पा सिंधिया से काफी क्लोज में आ रहा है। तो जब राम सिंह का विजय सिंह से युद्ध होगा तो राम सिंह की सहायता आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियली औपचारिक तौर पर वो करेंगे कौन? मराठे। तो जो विजय सिंह है वो युद्ध करता है राम सिंह से, मेड़ता के संग वो युद्ध होता है, और उस युद्ध में राम सिंह जीत जाता है, विजय सिंह हार जाता है। ठीक दोस्तों। अब जब विजय सिंह हार गया, विजय सिंह हारने के बाद में नागौर दुर्ग के अंदर शरण लेता है। कहाँ जाके शरण लेता है? नागौर दुर्ग के अंदर। नोट डाउन करते हुए चलते हैं ताकि इससे चीज आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों। तो चलो उतार दो। मैंने लिख लो, इसमें कौन से चलाए थे? विजय शाही विजय शाही सिक्के चलाए। अब आगे समझो विजय शाही सिक्के चलाए क्या, आगे समझो। ये 1753 की बात है। मेड़ता एक जगह है, मेड़ता इसके पास में युद्ध होता है। किसके बीच में? राम सिंह वर्सेस विजय सिंह। और इस युद्ध में विजय सिंह की सहायता कौन करता है? हेल्प, मराठे। तो मराठे में मुख्य कौन है? जयप्पा सिंधिया। और इस युद्ध में कौन जीत गया? तो ये जीत गया भाई, राम सिंह जीत गया। कौन जीत गया? राम सिंह। और हार कौन गया? विजय सिंह।
विजय सिंह जब हार जाता है इस युद्ध में, तो नागौर के अंदर जो दुर्ग है उसके अंदर जाकर विजय सिंह शरण लेता है। ये वाली बात पता चलती है जयप्पा सिंधिया को कि विजय सिंह हारने के बाद में नागौर के दुर्ग के अंदर जाकर भी शरण ले रहा है। तो जयप्पा सिंधिया जाता है और नागौर में दुर्ग है उसके चारों तरफ क्या करता है, घेराबंदी कर देता है और फरमान पहुंचा देता है कि भाई विजय सिंह नीचे आ जा, आत्मसमर्पण कर दे, मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा और नहीं यहाँ से। विजय सिंह थोड़ा चालबाज आदमी था, शातिर आदमी था, चतुर आदमी था। ये मौका ढूंढता है कि यार जयप्पा सिंधिया ऐसे तो जाएगा नहीं, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि षड्यंत्र रच करके विजय सिंह ने किसकी हत्या करवा दी, जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी। अब जयप्पा सिंधिया की जब हत्या करवा देता विजय सिंह, ये बात पता चलती है जयप्पा सिंधिया के भाई को, जिसका नाम होता है दत्तो जी। दत्तो जी को जब ये बात पता चलती है कि यार मेरे भाई जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी विजय सिंह ने, तो जयप्पा सिंधिया आता है दुगने मराठों की सेना लेकर के और नागौर को घेर लेता है और अल्टीमेटम दे देता है कि विजय सिंह अगर शाम तक बाहर नहीं आया तो ये युद्ध होगा, नागौर के दुर्ग पर आक्रमण कर देगा। विजय सिंह थोड़ा विवश हो जाता है और फरवरी 1756 के अंदर जो विजय सिंह है, वो विजय सिंह क्या करता है, एक संधि करता है। और सांबर नाम की जगह है, सांबर जिला पे पड़ी होगी ज्योग्राफी में, उसके पास ही संधि होती है, इस कारण से उसे सांबर की संधि कहते हैं। और उस संधि के अंदर क्या क्या होता है कि अजमेर जो है, जो इसके पिता क्या नाम है उसका, भक्त सिंह जिसे जीता था, वो तो दिया जाता है मराठों को। किसको दिया जाता है, अजमेर तो दिया जाता है मराठों को, और राम सिंह जो है उसको दिया जाता है आधा मारवाड़। ठीक है, क्या दिया जाता है उसे, आधा मारवाड़ दिया जाता है उसको। तो ये वाली बातें कौन संधि में है, सांबर की संधि में, जैसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो विजय सिंह हार गया, इसके बाद में नागौर को दुर्ग शरण ली। शॉर्ट में लिख देता हूँ, शरण कहाँ लेता है ये, नागौर। नागौर दुर्ग की घेराबंदी को कर देता है जयप्पा सिंधिया। जयप्पा सिंधिया की हत्या कौन करवा देता है, हत्या करवा देता है जयप्पा सिंधिया की। जैसे हत्या होती है तो उसका जो भाई होता है दत्तो जी, भाई कौन है, दत्तो जी। वो दत्तो जी आकर के नागौर दुर्ग को घेर लेता है और इस कारण से क्या होता है, घेराबंदी की। फरवरी 1756 को एक संधि की जाती है, जिसे कहते हैं सांबर की संधि। और इस सांबर की संधि के अंदर अजमेर किसको दिया जाता है, मराठों को, और आधा मारवाड़, आधा मारवाड़ राम सिंह को दे दिया जाता है। फिर दोस्तों, हालांकि 1772 ईस्वी के अंदर राम सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, तो विजय सिंह के द्वारा वापस से पूरे के पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। परंतु अभी तो आप इतना लिखो कि जो आधा मारवाड़ किसको दे दिया गया, राम सिंह को दे दिया गया, वो डाल दो जरा ये जरा। इसके अंदर ऐड और कर लेना, आधा मारवाड़ मतलब जालोर का परगना, जालोर परगना, आधा मारवाड़ और जालोर परगना किसको दे दिया गया, राम सिंह को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। चलिए दोस्तों, उतार लिया होगा, आगे की चर्चा करते हैं। दो तीन बात और है इसकी, यहीं पे नोट डाउन कर लो, यहीं पे लिखवा देता हूँ अभी। पहली बात तो, अब देखो दोस्तों, विजय सिंह ने 1772 ईस्वी के अंदर जब राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो वापस से पूरे के पूरे मारवाड़ का कौन अधिकार कर लेता है, विजय सिंह अधिकार कर लेता है। तो देखो 1772 है पुणे अधिकार,
मारवाड़ पर। 1772 में राम सिंह की मृत्यु के बाद में मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं विजय सिंह। दूसरी बात, 1700 जयपुर का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें एक युद्ध देखने को मिलता है 1787 के अंदर, तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध देखने को मिलता है। और तुंगा का युद्ध किस किसके मध्य होता है? प्रताप सिंह का युद्ध होता है किसके साथ में? मराठों के साथ में। अब विजय सिंह क्या है, मराठों से वैसे दुश्मनी कर रखा है क्योंकि मराठे साथ किसका दे रहे हैं? राम सिंह का। विजय सिंह को हराया हुआ है, तो विजय सिंह मराठों से चिढ़ता है। तो तुंगा के युद्ध में जो विजय सिंह है वो किसकी सहायता करेगा? प्रताप सिंह की। तो 1787 में तुंगा के युद्ध में विजय सिंह ने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। सवाई प्रताप सिंह क्या की थी? सहायता। ठीक है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह क्या करती थी? सहायता करती थी। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है दोस्तों, उतार लेते हैं। दो तीन बात और विजय सिंह की वो भी हम कर लेते हैं। अब एक दरबारी विद्वान हुआ है श्यामल दास दिलवाड़िया। ये जो श्यामल दास दिलवाड़िया है, ये विजय सिंह को क्या कहता है? विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहकर जाता है। कौन कहकर जाता है? श्यामल दास दिलवाड़िया क्या कहकर जाता है? जहांगीर का नमूना। ठीक है दोस्तों, तो जो ये श्यामल दास दिलवाड़िया है, ये इसको क्या कहकर जाता है? जहांगीर का नमूना। क्या कहा इसको? जहांगीर का नमूना। क्यों कहा? क्योंकि इसकी पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय, इसके प्रभाव के कारण। और वो श्यामल दास दिलवाड़िया गुलाब राय को भी कहता है कि ये कम नहीं है, ये भी नूरजहां की नमूना है। ये भी क्या है? नूरजहां। नूरजहां का नमूना या नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा गया है? गुलाब राय को कहा गया है। क्योंकि गुलाब राय के प्रभाव में विजय सिंह ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। तो देख लो। ठीक है दोस्तों, एक विजय सिंह दरबारी विद्वान और था, इसका नाम था विजय सिंह। और इस विजय सिंह ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था विजय विलास। ठीक है दोस्तों, एक का नाम था सिर्फ विजय सिंह था, और इस विजय सिंह ने कौन सी ग्रंथ लिखी थी? विजय विलास नाम की ग्रंथ लिखी थी। नोट डाउन कर लेना। फिर इसका नाम था विजय सिंह बारठ, पूरा पूरा नाम लिख लो, विजय सिंह बारठ, दरबारी विद्वान थे। ठीक है, एक और जानकारी है कि विजय सिंह ने अपनी सेना में नागा साधुओं को भर्ती किया था। अपनी सेना में नागा साधुओं को, नागा साधुओं को भर्ती किया। ठीक है दोस्तों, तो विजय सिंह कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। उतार लो। इसके बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा भीम सिंह। भीम सिंह कौन सा भीम सिंह है? जिसके साथ कृष्ण कुमारी का विवाह तय होता है परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका जो भाई है मान सिंह, वो आगे जाकर के संघर्ष करता है। ठीक है ना, जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तब हमने बहुत अच्छी चर्चा की थी उसकी। तो अब हम सीधा मान सिंह पढ़ेंगे। भीम सिंह का कार्यकाल ज्यादा बड़ा नहीं है, मान सिंह का इंपोर्टेंट, इसलिए मान सिंह का चर्चा करेंगे। ठीक है, उतार लो इसको।
लिख लो हेडिंग डालो मान सिंह राठौर, हेडिंग का डाल लो मान सिंह राठौर, मान सिंह। 1843 ईस्वी। दोस्तों मान सिंह कौन सा है? सन्यासी राजा, इसी को क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा, समझना। इसका एक गुरु था जिसका नाम था आयस नाथ। इसका क्या नाम था? आयस देवनाथ। ठीक है, तो आयस देवनाथ ने क्या किया था? मान सिंह राठौर के लिए भविष्यवाणी की थी कि तू मारवाड़ का राजा बनेगा। क्योंकि ये बोलते थे तो सन्यासी आदमी, बोले नहीं तू राजा बनेगा मारवाड़। ठीक है, इस कारण से इसने आयस देवनाथ क्या बना दिया? अपना गुरु बना दिया। और आयस देवनाथ के प्रभाव में ही इसने जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्या नाम था गुरु का? आयस देवनाथ। आयस देवनाथ ने क्या किया? भविष्यवाणी की थी राजा बनने की। ठीक है, और ये राजा बन भी गया था, तो उसने गुरु बना लिया आयस देवनाथ को। और आयस देवनाथ के प्रभाव में जोधपुर के अंदर, जोधपुर में महामंदिर, महामंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया, महामंदिर का निर्माण करवाया, जो कि नाथ संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय क्या है? प्रमुख पीठ है। अब सुनना आगे, जब 1817 की बात है, ये 1817 में क्या होता है? इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम था छत्र सिंह। तो मान सिंह कहता है कि मुझे राजपाट करके क्या ही करना है, वो तो गुरु जी ने भविष्यवाणी कर दी थी और मैं इसलिए राजा पद ग्रहण कर लिया, बाकी तो मैं नहीं करता, परंतु अब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और छत्र सिंह तू एक काम, गद्दी पे तू बैठ जा और मैं रेस्ट करूंगा। तो 1817 के अंदर ही अपना जो राजपाट है कार्य किसको दे देते हैं? अपने पुत्र छत्र सिंह को दे देते हैं और खुद के लिए जाते हैं। परंतु जो छत्र सिंह है उसकी शीघ्र मृत्यु जाती है, अकारण मृत्यु जाती है, आपातकाल में मृत्यु जाती है, तो इनको वापस से राजगद्दी संभालनी पड़ती है। तो लिख लेना। तो मैं लिखवा देता हूँ, 1817 में इन्होंने अपना जो राजपाट कार्य किसको दे दिया? छत्र सिंह को। और छत्र सिंह क्या हो गई? शीघ्र मृत्यु हुई। इस कारण से 1818 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की जाती है, तो उस संधि के अंदर कौन मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करता है? मान सिंह करता है। मान सिंह की है मारवाड़ का राजा उस समय, जो 1818 के अंदर जो अंग्रेजों से करता है, संधि करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, कि अंग्रेजों से संधि कर ली मान सिंह ने। और मान सिंह ही वह पहला व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों की संधि का उल्लंघन किया था। ठीक है दोस्तों, क्यों किया था उल्लंघन, उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। पहले मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो। 1817 में शासन कार्य किसको सौंपा? 1817 में शासन कार्य सौंपा छत्र सिंह को, जिसे हो गई शीघ्र ही मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की। 1818 में संधि की, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया उन्होंने? संधि कर ली। अब बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो साल में अब ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो मारवाड़ के जो संधि उल्लंघन करते हैं, क्यों करते हैं? कि उस समय क्या है, नागपुर के अंदर से थे अप्पा साहेब भोसले। वो अप्पा साहेब भोसले अंग्रेजों के पास से वॉन्टेड चल रहे थे, और वो अप्पा साहेब करते पलायन करते करते जोधपुर के अंदर आ जाते हैं, मारवाड़ देश के अंदर आ जाते हैं। तो उस अप्पा साहेब भोसले को कौन शरण देता है? तो मान सिंह उनको शरण दे देता है। इस कारण से क्या है, जो संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो संधि क्या कर देते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। इस कारण से मैंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उल्लंघन करने वाले प्रथम व्यक्ति है। अब बात करते हैं आएगी कि 1831-32 के अंदर जो विलियम बेंटिंक है,
उन विलियम बेंटिक ने अजमेर के अंदर एक दरबार लगाया था और उस दरबार का इन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था। उस दरबार के अंदर ये शामिल नहीं हुए थे और इनके द्वारा एक काम और किया गया था कि 1835 के अंदर इन्होंने जोधपुर रिलीजियन की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी। लिख लो 1831-32 इसलिए विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया। विलियम बेंटिक ने अजमेर दरबार क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया और 1835 के अंदर इन्होंने जोधपुर रिलीजियन की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। जोधपुर रिलीजियन, ठीक है दोस्तों, उतार लो। फिर आगे की चर्चा करते हैं, मानसिंह की जो अन्य तथ्य है उनकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो उतार लेना इसको, बाकी की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त। जय हिंद, जय भारत।